दोस्तों नमस्कार। जम्मू कश्मीर में निशाने पर सिख परिवार आए। जम्मू कश्मीर में निशाने पर कश्मीरी पंडित आए। जम्मू कश्मीर में निशाने पर बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूर आए। इसी दौर में पुलिस और सेना ने सक्रियता बढ़ाई तो 13 आतंकवादियों को मार गिराया। इन 13 में से 8 आतंकवादियों की उम्र बिल्कुल युवा बताई जाती है और यह भी जानकारी निकल कर आई कि दरअसल इन्होंने इसी बरस के शुरुआत में बंदूकें उठाई। हालांकि इस दौर में पुलिस और सेना की सक्रियता खास तौर से घाटी के इलाके में बढ़ा दी गई है। हालांकि सेना प्रमुख जनरल एम नारवाने आज जम्मू क्षेत्र पहुंचे। वो लाइन ऑफ कंट्रोल भी कल जाएंगे और इन सब के बीच दिल्ली के गृह मंत्रालय से एक स्पेशल ऑपरेशन टीम भी कश्मीर भेजी गई। खुद गृह मंत्री 23 तारीख को यानी 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक उनका दौरा जम्मू कश्मीर का है। लेकिन ये सारी परिस्थितियां क्या वाकई बिल्कुल नई तरीके से उभर कर आई है या फिर यह एक आहट है कि 90 के दशक में जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद जिस तेजी से बढ़ा था, क्या उसकी यह आहट है? वजह क्या है इसकी? बहुत सारे सवाल जम्मू कश्मीर के मौजूदा आतंकवाद को लेकर खड़े हो चले हैं, क्योंकि गैर कश्मीरियों को जिस तरीके से निशाना बनाने की कोशिश की गई, उसमें सॉफ्ट टारगेट को पकड़ा गया। उसमें इन परिस्थितियों में किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। तो क्या वाकई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई एक बार फिर सक्रिय हो चली है? क्योंकि बार बार आरोप भारत ने भी लगाया है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी यह कहा गया है कि आईएसआई किसी न किसी तरीके से आतंकवाद को जम्मू कश्मीर के भीतर बढ़ाने और फैलाने में लगातार लगी रहती है। या फिर इस दौर में तालिबान जिस तरीके से अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ हुआ, उसने इस पूरे इलाके में बूस्टर का काम किया है। आतंकवाद की जमीन पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों के कार्रवाई के जरिए भी समझी जा सकती है और इस दौर में आतंकवादी संगठन जिस तरीके से अपने नामों को बदल रहे हैं, चाहे वो लश्कर हो चाहे वो जैश हो, नाम बदल लिए जा रहे हैं, लेकिन आतंकवाद की पहल एक सरीखी होती है, मौत होती है, खून बहता है और उसके बाद कट्टरता और कहीं ना कहीं बंदूक की बात लगातार सुनाई देती है। लेकिन क्या वाकई मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 समाप्त हो गई है, 35A को खत्म किया जा चुका है और बकायदा भारत सरकार की इस मुहर के बाद जिस तरीके से वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट को लेकर सवाल उठा रहे हैं, दिल्ली से भी इस बात का जिक्र लगातार किया जा रहा है कि किस तरीके से मेन स्ट्रीम में जम्मू कश्मीर को शामिल करना है, तो ऐसे में आईएसआई की सक्रियता हो या फिर अफगानिस्तान में तालिबान की मौजूदगी हो, उसका असर जम्मू कश्मीर में होना नहीं चाहिए, यह एक सवाल है। लेकिन जम्मू कश्मीर के समाज के भीतर एक मोटी लकीर धारा 370 को लेकर तब भी थी और अब भी है। तब का मतलब जब 5 अगस्त 2019 को जब हटाया गया, तो उसके बाद एक सवाल यह था कि जम्मू कश्मीर के समाज में क्या वाकई एक मोटी लकीर अलगाववादी जो इससे पहले राजनीतिक तौर पर भी सक्रिय थे, उन्होंने इस रूप में खींच दी है कि धारा 370 ही जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़े हुए था और अब धारा 370 नहीं है तो वो अपनी मनमर्जी कर सकते हैं। क्या ये आतंकवाद और आतंकवाद की पहल मौजूदा वक्त में इसी बात की ओर इंगित करती है? ये सारे सवाल हैं और इन सवालों के अक्स तले हमें लगता है कि जिन हालातों का जिक्र जम्मू कश्मीर को लेकर पार्लियामेंट में तब गृह मंत्री अमित शाह ने किया था, उन परिस्थितियों को भी आज देखने समझने की जरूरत है। क्योंकि 2 साल 1 महीने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं, क्योंकि आज जब हम आपसे इन बातों का जिक्र कर रहे हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन ने आज गवर्नमेंट ऑफ दुबई के साथ एक एमओयू साइन किया है। उस एमयू में इस बात का जिक्र है कि जम्मू कश्मीर में वह किस तरीके से डेवलपमेंट वर्क करेगा, यानी दुबई सरकार, वहां पर दुबई की जो गवर्नमेंट और उसके जरिए जो वहां के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कंपनीज हैं, वो जम्मू कश्मीर में आकर लेकर काम करेगी। यानी पहला मैसेज यह जाता है कि सरकार हर हाल में जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट चाहती है और इसीलिए दुबई गवर्नमेंट के साथ उसने समझौता किया, रियल एस्टेट डेवलपमेंट को लेकर, इंडस्ट्रियल पार्क को लेकर, आईटी पावर को लेकर, मल्टीपर्पस पावर को लेकर, लॉजिस्टिक को लेकर, मेडिकल कॉलेजेस को लेकर, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को लेकर, ये सारे समझौते हुए हैं। और धारा 370 के हटने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पर 2 बदले गए, तीसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मौजूदा वक्त में है। लेकिन आज ही के दिन
मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक जब यह कहते हैं, जब मैं था तो उस वक्त ना तो कोई पत्थर उठा ना गोली चली। यह समझना होगा कि उनको वहां से अक्टूबर में हटा दिया गया और जब तक वह थे तब तक धारा 370 भी थी और 35A भी था। लेफ्टिनेंट गवर्नर सत्यपाल मलिक को मेघालय भेजा गया। उसके बाद याद कीजिए, वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर 370 जब वहां से हटा लिया गया तो मुर्मू साहब को वहां भेजा गया, जो मौजूदा वक्त में सीएजी है। फिर उनको भी वहां से हटा के सीएजी बनाया गया और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वहां पर मौजूद हैं, जो लगातार डेवलपमेंट का जिक्र किया जाता है, चाहे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल की मौजूदगी हो, होम मिनिस्टर की मौजूदगी हो या मंत्रालयों की मौजूदगी में जिन भी बातों का जिक्र होता है वह डेवलपमेंट का जिक्र होता है। लेकिन फिर वही सवाल है कि आतंकवाद किन परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर के भीतर एक झटके में उभर कर आया है, और क्या वाकई जिस डेवलपमेंट का जिक्र पार्लियामेंट के भीतर 2 बरस पहले किया गया वह किस रूप में इंप्लीमेंट हो गया है? क्या वाकई वहां पर स्कूल खुल गए हैं, अस्पताल खुल गए हैं? क्या वहां पर वाकई छात्रों को अब देश के दूसरे हिस्सों में पढ़ने जाना नहीं होता है? क्या वाकई इस दौर में रोजगार खूब मिलने लगा है? ये सारी परिस्थितियां इसलिए मौजूद है क्योंकि मौजूदा वक्त में या कहें बीते 2 साल 1 बरस के भीतर जम्मू कश्मीर का सच क्या है, इसको जानने के लिए एक लिहाज से यह भी समझिए कि देश में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा, जो CMIE की रिपोर्ट है वो बतलाती है कि जम्मू कश्मीर में ही है। भारत के भीतर 6.8% है, जम्मू कश्मीर में यह 21.6%, यानी 3 गुने से ज्यादा की स्थिति में बेरोजगारी दर है। और उसके बाद हरियाणा निकल कर आता है जहां 20.7% है, जो सिर्फ सितंबर के महीने की जानकारी हम दे रहे हैं, इससे पहले वो कम था। इसी दौर में बेरोजगारी की जो फहरिस्त निकल कर आई, सरकार ने अपने तौर पर जो पोर्टल बनाया है लेबर मिनिस्ट्री के तहत, उसमें भी यह जानकारी निकल कर आई कि इस देश के भीतर में 1,10,00,000 लोग नौकरी चाहते हैं, जिन्होंने सरकार के पोर्टल पर अप्लाई किया हुआ है। उसमें जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए तकरीबन 22,000 युवा भी हैं, जिन्होंने उसमें जोड़ा है कि हमें रोजगार चाहिए। उस पोर्टल पे उन्होंने अपना नाम, अपना क्वालिफिकेशन, सारी चीज लिख रखी है। तो क्या इस दौर में जम्मू कश्मीर में वह आवाज जो पार्लियामेंट के भीतर जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट को लेकर उठ रही थी और 370 जब लगा हुआ था, उस दौर की जो परिस्थितियां थी उसको जिस रूप में रखा गया, तो क्या सिर्फ ऐलान के बाद परिस्थिति बदल गई, या ऐलान के बाद बहुत कुछ हो गया, या ऐलान के बाद कुछ भी नहीं हुआ? यह इसलिए बड़ा जरूरी है क्योंकि आज जब हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं टेररिज्म को लेकर और देश में चिंता है, तो आज ही वाकई जब MOU साइन हुआ दुबई सरकार के साथ, तो एक सवाल उठा कि इससे पहले क्या क्या किस किस रूप में हुआ है। याद कीजिए, 78,000 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का जिक्र सरकार की तरफ से किया गया था, लेकिन इस दौर में कोई रोजगार जम्मू कश्मीर के भीतर में नहीं आ पाया। जो हम बता पा रहे हैं कि 3 गुना भारत के एवरेज में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 3 गुना ज़्यादा जम्मू कश्मीर में है और इस देश में मैक्सिमम है। उसकी रिपोर्ट भी हमारे पास है, जिस रिपोर्ट का हम आपसे जिक्र करना चाह रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 21.6, हरियाणा में 20.3, राजस्थान में 17.9, दिल्ली में 16.8, झारखंड में 13.5, बिहार में 10% और नेशनल एवरेज है 6.8 और जम्मू कश्मीर है 21.6। यहां पर सवाल है, जिन बातों का जिक्र किया गया था कि यहां पर इतनी बड़ी तादाद में रोजगार दिया जाएगा, क्या वह चीजें इस दौर में चल नहीं पाई, उभर नहीं पाई? क्योंकि एक डॉक्यूमेंट और हमको दिखाई देता है जिसमें इन बात का जिक्र था कि कश्मीर घाटी के भीतर में 2022 तक रेलवे ट्रैक पहुंच जाएगा और देश के किसी भी हिस्से से जो रेलवे से जाना चाहते हैं घाटी में वो जा सकते हैं। मौजूदा वक्त में ऐसी परिस्थिति नहीं है कि ये 2022 तक ऐसा हो पाए। IIT जम्मू, एम्स, इंडस्ट्री, इससे पहले जिक्र किया गया, इंडस्ट्री 370 के हटने के बाद अब कोई भी इंडस्ट्री वहां जा सकती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां खुलेगी, जमीन ले सकती है, यानी बड़ी कंपनियों को खोलने का जिक्र था। लेकिन इस दौर में कोई बड़ी कंपनी वहां पर नहीं पहुंची। कश्मीरी यूथ के लिए देश के रास्ते खुलेंगे, इस बात का भी जिक्र था, और वो देश के इंस्टीट्यूशंस में जो वहां पर एजुकेशन सिस्टम नहीं है पूरे तरीके से हायर एजुकेशन के लिए, उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वहीं पर मौजूदगी होगी। यह मौजूदगी भी जम्मू कश्मीर में आपको फिलहाल इस 2 बरस के भीतर में कोई नए तरीके से नजर आए, नहीं नजर आएगा। पंचायत को ताकत देना, गांव के विकास के लिए 1,500
करोड़ रुपया बैंक अकाउंट में डालना और उससे गांव का डेवलपमेंट होना, यह सवाल भी इसलिए अनसुलझा है कि पार्लियामेंट के भीतर कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने खुले तौर पर कहा कि जिन भी बातों का जिक्र पार्लियामेंट के भीतर किया गया वह एक शब्द भी जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है। और यह बीते बजट सत्र का ही हम जिक्र कर रहे हैं जिसमें गुलाम नबी आजाद साहब ने यह कहा था। यही जिक्र नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी किया, यही जिक्र पीडीपी ने भी किया। और जिस तरीके से बीते दिनों प्राइम मिनिस्टर से जब मुलाकात हुई तो जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट का ही सवाल उठा, वहां के रोजगार का ही सवाल उठा, वहां के युवा बंदूक ना उठाएं यह भी सवाल उठा। और इन सवालों के साथ उनका कहना था कि हम 370 पीडीपी ने खुले तौर पर कहा कि इसको हटाने का हम विरोध करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में कहा। सवाल यह नहीं है कि 370 और 35A के हटने के बाद वहां की परिस्थितियां क्या होंगी या क्या हो रही है या क्या होनी चाहिए। सवाल यह है कि जो डाटा रखा गया उस वक्त गृह मंत्री के जरिए, उनका कहना था कि 1990 से लेकर 2018 तक 41,894 लोग मारे गए। उन्होंने सवाल किया यह किस पॉलिसी के तहत मारे गए। तो क्या हम ये कह सकते हैं बीते दिनों जो आतंकवाद घाटी में शुरू हुआ है, अब आने वाले वक्त में अगले 20 बरस में, या ये जो 28 बरस का आकलन है जिसमें 41,000 लोग मारे गए, आने वाले 28 वर्षों में क्या हम मौतों की संख्या गिनेंगे और उसके बाद ये बताएंगे कि जब धारा 370 थी तब इतने मौतें हो गई और जब धारा 370 नहीं है तो इतनी मौतें हो गई। इस बात का जिक्र इसलिए महत्वपूर्ण है कि इन मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा जो प्रवासी मजदूर मारे गए। कौन जिम्मेदारी लेगा कश्मीरी पंडित जो बिजनेस कर रहा था फार्मास्यूटिकल के सेंटर में, जो दुकान खोले दवाई बेचते थे। कौन जिम्मेदारी लेगा सिखों की मौत जो और सिखों की हत्या जो हुई है, जिम्मेदारी लेगा कौन। क्या यह कहकर चीजें टाली जा सकती है कि वहां पर आतंकवाद दोबारा पैर पसार रहा है, या लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन का जिक्र होगा और रूल ऑफ लॉ का जिक्र होना शुरू होगा, क्योंकि गवर्नेंस का मसला है ये पूरा का पूरा। अब धारा 370 नहीं है, वहां पर स्टेट का दर्जा खत्म हो गया है, स्टेट पॉलिटिक्स रन नहीं करती है जिसका जिक्र बार बार किया गया कि 2 या 3 परिवार ही सक्रिय हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। वहां पर पूरे तरीके से अब दिल्ली की शासन है, दिल्ली का शासन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली से भेजे गए हैं। सेना की तैनाती पहले भी थी अब भी है, पुलिस की सक्रियता पहले भी थी अब भी है। लेकिन इन परिस्थितियों के बाद भी अगर आतंकवाद को लेकर एक आहट इस रूप में सुनाई दे रही है कि अगर इसका असर सीमा पार से है, अगर इसका बूस्टर तालिबान से जुड़ा हुआ है, तो ये परिस्थितियां चौंकाने वाली नहीं, मुश्किल पैदा करने वाली है। और शायद इसीलिए सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि जो बात कही गई थी कि धारा 370 के रहते हुए जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी ही नहीं थी। अगर उस दौर में गृह मंत्री ने जिन जिन बातों का जिक्र किया, हमें लगता है कि कम शब्दों में, लेकिन उन बातों का हम आपसे जिक्र यहां पर इसलिए करना चाहेंगे। उन्होंने वहां के स्कूलों का जिक्र किया था, हेल्थ सेंटर का जिक्र किया था, सरकारी योजनाओं के ना पहुंच पाने का जिक्र किया था, गरीबी का जिक्र किया था, मुफलिसी का जिक्र किया था, करप्शन का जिक्र किया था। ये सारी परिस्थितियां बताई गई थी, लेकिन उस बीते 2 बरस में क्या इन परिस्थितियों से मुक्ति पाली गई है? हालांकि एक लंबा वक्त इस दौर में कोविड काल में बीता है, लंबा वक्त इस दौर में नजरबंदी में बीता है उन तमाम नेताओं का जो राजनीति करना चाहते हैं। और इन तमाम परिस्थितियों के बाद प्रधानमंत्री से जब वो दिल्ली आकर मिले तो सबने एक बात कॉमन कही कि वहां पर आपको चुनाव कराना चाहिए, और यहां से भी आश्वासन मिला चुनाव हम कराएंगे। लेकिन यह परिस्थिति बतलाती है कि क्या वाकई इस देश की डेमोक्रेसी का जिक्र जो पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर को लेकर हो रहा था, वह परिस्थितियां इस दौर में बन पाई या क्यों नहीं बन पाई? मुश्किल क्या है? अगला सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या वाकई इस दौर में जो अलग अलग संगठन, चाहे वो यूनाइटेड लिबरेशन के नाम पर आ रहा हो, चाहे टीआरएफ के नाम पर आ रहा हो, चाहे जाबाज फोर्स के नाम पर आ रहा हो, क्या इन आतंकवादी संगठनों के कोई ताल्लुकात लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद इन सब से नहीं है क्योंकि नाम अलग है, या फिर इनसे संबंध है, नाम इसलिए अलग रखा गया है कि नजर उस दिशा में ना जाए जो कि इससे पहले जाती थी और पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया जाता? तो क्या ये आतंकवादी और टेररिस्टों के ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी का हिस्सा है? दूसरी बड़ी बात, जो लोकल तौर पे जिन अलगाववादी नेताओं को मेन स्ट्रीम में लाकर खड़ा करने की कोशिश की गई, उनको सफलता क्यों नहीं मिल पाई? चाहे उसमें अल्ताफ बुखारी का नाम लीजिए, सज्जाद लोन का नाम लीजिए, यह सब क्यों नहीं सफल हो पाए? ये सारे सवाल बताते हैं कि किसी भी राज्य में
जिन नए परिस्थितियों से जब आप शामिल करते हैं तो समाज के साथ सरोकार बनाने पड़ते हैं। क्या वहां पर वाकई इस दौर में नए स्कूल खुले, नए कॉलेजेस खुले, नया हॉस्पिटल बना, नए हेल्थ सिस्टम को डेवलप किया गया, इन नई परिस्थितियों में वहां पर रोजगार पैदा हुआ? क्या देश के दूसरे हिस्सों की तरह वहां पर बाजार उस रूप में खड़े हुए हैं, मॉल्स बनने शुरू हुए हैं, सिनेमा घर चालू हो गए हैं, समाज के भीतर की आवाजाही उसी रूप में हो पा रही है? और देश के दूसरे हिस्सों में जो कश्मीरी बच्चे स्कॉलरशिप लेकर पढ़ने भी जाते थे मौजूदा वक्त में, क्या वो उतने रूप में भी जा पा रहे हैं या वो पूरे तरीके से सिर्फ कश्मीर के भीतर कैद होकर रह गए हैं? ये सारे सवाल नए नहीं हैं, लेकिन ये सारे सवाल इन बीते 2 बरस के दौर में जो कुछ भी जम्मू कश्मीर को लेकर होता रहा उससे जुड़े हुए जरूर हैं। तो ऐसे में एक आखिरी आवाज या आखिरी बात सबसे महत्वपूर्ण की यह है कि कश्मीर का यूथ जिस एजुकेशन के साथ अपने 22,000 उसने दर्ज किया हुआ है कि हमको यहां पर आपको नौकरी चाहिए, हम इसके भी डॉक्यूमेंट्स बताते हैं आपको, क्योंकि इसके भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास थे कि गवर्नमेंट की लेबर मिनिस्ट्री में नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल एक खोला गया। उसमें अनएम्प्लॉयमेंट के तहत लगभग 1,10,00,000 लोग नाम लिखे हुए हैं और उसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट में अलग अलग राज्यों के लोग हैं उसमें सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल के हैं। लगभग 24.5 लाख छात्रों ने नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ है गवर्नमेंट के उसमें। बिहार में लगभग 12,30,000 बिहार के जो प्रवासी मजदूर तो वहां मारे गए, लेकिन बिहार के डिग्रीधारी युवकों ने भी गवर्नमेंट की लेबर मिनिस्ट्री के नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर अपना नाम दर्ज कराया, कहीं नौकरी हो तो हमको दे दीजिए। महाराष्ट्र के भी 11,06,998 छात्रों ने अपने नाम पोर्टल में लिखाए हुए हैं। इसी तरीके से जब आप देखना शुरू कीजिएगा तो दिल्ली के भी 1,18,000 युवा हैं जिन्होंने उस पोर्टल में अपना नाम रजिस्टर्ड कराया हुआ है। इसी तरीके से 22,000 जम्मू कश्मीर के भी युवा हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहां पर सबसे ज्यादा है। इन युवाओं को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए सरकार की क्या योजना रही, यह अलग मसला है कि पार्लियामेंट के भीतर जो डेवलपमेंट को लेकर रखी गई बात, वो सारी बातें सिर्फ अभी भी मौजूद है। और इसका आखिर में सबसे बेहतरीन उदाहरण सरकार द्वारा जारी एक पोर्टल है, पिछले दिनों ही जो इन्वेस्ट इंडिया के नाम पर शुरू किया गया। आपको जानकर हैरत होगी, इस पोर्टल के जरिए देश के गृह मंत्री ने कहा कि आने वाले वक्त में यहां पर 50,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा कश्मीर के भीतर में, इस बात का जिक्र किया गया। लेकिन इस पोर्टल में हमने सोचा कि चूंकि ये पोर्टल पिछले महीने का ही जिक्र हम कर रहे हैं, तभी से ये शुरुआत किया गया है, इसमें कोई इन 2 सालों का जिक्र तो होगा। जो आखिरी डाटा दिया गया है इस पोर्टल के भीतर में, उसमें इस बात की जानकारी दी गई है 2018-19 की, यानी धारा 370 जब थी उस वक्त जम्मू कश्मीर के भीतर या वहां का जो एक्सपोर्ट हैंडीक्राफ्ट गुड्स का है वह तकरीबन $131 मिलियन का, और जो खास तौर से जो एक्सपोर्ट हो रहा था वहां पर हैंडलूम सेक्टर जो था उसने $28 मिलियन का एक्सपोर्ट किया है। सवाल है कि उसके बाद 19-20 भी आया और 20-21 भी, 2 साल और आए, इसका जिक्र यहां पर नहीं किया गया। तो क्या इस दौर में कोई परिस्थिति ऐसी नहीं बन पाई है? क्योंकि इस दौर में सरकार खुद मान रही है कि हॉर्टिकल्चर से भी लगभग 7 लाख परिवार जुड़े हुए हैं, यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से हॉर्टिकल्चर इस यूनियन टेरिटरी की एक रीढ़ की हड्डी है। उसके बाद जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स का जिक्र किया गया है कि उसके जरिए हम किस तरीके से उसको डेवलपमेंट के क्षेत्र में ले आएंगे, वह पोर्टल सिर्फ यह बताता है कि आने वाले वक्त में इन उम्मीदों को आप रख लीजिए। सवाल यही है, अगर इस दौर में भी हम सिर्फ उम्मीद ये कहकर जगाए हुए हैं कि आने वाले वक्त की परिस्थितियां ऐसी होंगी, तो फिर 2019 में जब पार्लियामेंट के भीतर गृह मंत्री 370 को हटाने के साथ वहां के उससे पहले की उस त्रासदियों का जिक्र कर रहे थे जिसको वो हटाना चाहते थे, तो इन 2 साल के भीतर ऐसा क्यों नहीं हो पाया? और खास तौर से युवाओं को लेकर। और इस दौर में यह भी सबको पता है कि स्कूल कॉलेज अभी पूरे तरीके से बंद है, और अब तो वहाँ सर्दी की आहट शुरू हो गई और उसके बाद सर्दी बढ़ती चली जाती है, तो यूँ भी वहाँ एजुकेशन नहीं हो पाती है। इस दौर में सबने देखा कि ऑनलाइन एजुकेशन कर पाने की स्थिति में भी घाटी के युवा नहीं रहे। अपने आप में उन लोगों को कैद रहना पड़ा। सवाल घरों में कैद रहने का नहीं है, सवाल है जो युवा
इस दौर में जो 13 आतंकवादी मारे गए और जो 8 युवा हैं उसमें से वह जिन परिवारों से आते हैं, उन परिवारों के पुराने ताल्लुकात कभी भी किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं रहे। तो क्या एक नई पौध निकल कर आ रही है और इस दौर में हमने कोई स्पेस नहीं बनाया? क्या यह सवाल है? ये सारे सवाल इसलिए बड़े महत्वपूर्ण हो गए हैं क्योंकि 370 से पहले की परिस्थिति और 370 के बाद की परिस्थिति एक नए टेररिज्म को डिफाइन कर रही है, एक नई सोसाइटी को डिफाइन कर रही है, एक नए कल्चरल एस्पेक्ट को डिफाइन कर रही है, जिसके सरोकार और ताल्लुकात अगर इस देश के दूसरे राज्यों के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, आवाजाही उस रूप में नहीं हो पा रही है, और जिन राहत और रियायत का जिक्र इससे पहले सरकार ने किया, वह भी यहां तक कि कश्मीरी पंडितों को भी कितना मिला है, यह भी एक सवाल है। क्योंकि कश्मीरी पंडित घाटी के भीतर अपनी घर, अपनी जमीन, अपने संस्कृति को छोड़कर आए और वह दोबारा उस दिशा में जाना चाहते हैं, लेकिन इन 2 बरस में भी हम उनको वापस वहां पर स्थापित नहीं कर पाए, हम ऐसा वातावरण बना नहीं पाए। जबकि इस दौर में तमाम अलगाववादी नेताओं को जेल में डाला गया, इस दौर में तमाम पॉलिटिशियंस जो जम्मू कश्मीर के उनको नजरबंद किया गया। शायद यही सबसे बड़ा सवाल है कि दस्तावेजों के जरिए और कागजों पर दर्ज जो भी एमओयू साइन होता है उसके जरिए स्थिति नहीं सुधरती है, वह कहीं ना कहीं आपके अपने उस सरोकार से सुधरती है जिसका जिक्र अटल बिहारी वाजपेयी ने जम्मू कश्मीर में पहुंचकर कहा था कि दिल किस रूप में मिलने चाहिए, चाहे वह मंच से खड़े होकर देवदार और चिनार के पेड़ में खून देख रहे थे, लेकिन वहां भी वह उस जमहूरियत का जिक्र कर रहे थे जिसमें प्यार हो, जिसमें सरोकार हो, जिसमें जुड़ाव हो। क्या वो वाजपेयी डॉक्ट्रिन मौजूदा वक्त में पूरे तरीके से खत्म हो गया? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।